आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। क्या फिलिस्तीनियों की पहचान खत्म करने की साजिश रच रही दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। मिस्र की सरहद पर परमानेंट कब्जा चाहता है नेतन्याहू। नेतन्याहू की मर्जी के बिना क्या काम कर रहे हैं इजरायली नेगोशिएटर। ऐसे पीएम होने से क्या फायदा। उधर यमन के एयरपोर्ट पर बड़ा हमला, लेबनान में भी बरसे बम, हूथी की सऊदी अरब को खुली वार्निंग और गजा में मां की छातियों में सूख गया दूध, मासूमों का भूख से बुरा हाल। आजाद ऑल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 12 जुलाई 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और बात सबसे पहले नेतन्याहू की लालची नजर की। मिस्र की सरहद पर क्या परमानेंट कब्जा चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू। असल में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने आज 12 जुलाई को रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की उस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है जिसमें कहा गया था कि इजराइल सीज फायर समझौते के एक हिस्से की शक्ल में गजा मिस्र सरहद से पीछे हटने के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। समझ रहे हैं आप। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर ने इससे इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल रॉयटर्स एजेंसी की रिपोर्ट में मिस्र के दो सोर्सेस के हवाले से और एक बहुत ही रिलायबल सोर्स के हवाले से इजरायली डेलीगेशन ने कहा था कि गजा मिस्र सरहद पर वाक़ई फिलाडेल्फी कॉरिडोर में एक हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करने पर चर्चा कर रहे हैं और इसके इंस्टॉल होने के बाद इजरायली फौज सरहद से हट जाएगी। लेकिन अब पीएम नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान में साफ कर दिया है कि वजीर आजम नेतन्याहू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर में ही रहे, फिलाडेल्फी कॉरिडोर को खाली ना करे, आईडीएफ वहीं पर रहे। यानी दोस्तों, नेतन्याहू की लालची नजरें फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर गड़ चुकी हैं। हॉस्टेज की घर वापसी, हमास के सफाई का टारगेट, ये सब तो बहानेबाजी है। असल में सब कुछ जमीन है, जमीन। आप जानते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है? मिस्र और गजा की सरहद पर एक पतली सी पट्टी है, पट्टी। चलिए दोस्तों, नेतन्याहू या उसका दफ्तर कुछ भी कह ले, बढ़ रहा हूं आगे और इसी सिलसिले में है ये खबर। लेकिन इजरायली अखबार ने पिछली खबर के बाद इसी सिलसिले में जो खबर छापी है उससे यह पता चलता है कि नेतन्याहू की एक पीएम के तौर पर इजराइल में कोई इज्जत विज्जत है नहीं और वहां उसकी मर्जी के बगैर बहुत से काम होते हैं। मैं गलत हूं तो बताइए, इजराइल के अखबार की यह खबर क्या कहती है? यह खबर यह बता रही है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से इनकार के बावजूद सीज फायर समझौता और हॉस्टेज डील में शामिल दो ऑफिशियल्स ने, इजरायली यहूदी ऑफिशियल्स ने टाइम्स ऑफ इजराइल को यह बताया है कि इजरायली नेगोशिएटर हकीकत में गाजा और मिस्र के बीच फिलाडेल्फी कॉरिडोर से आईडीएफ की वापसी की जो संभावना है, जो चांसेस हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं इजरायली ऑफिशियल्स। इन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि आईडीएफ की वहां से वापसी एक ऐसे अरेंजमेंट का हिस्सा होगी जिसके तहत मिस्र की हुकूमत अमेरिका और दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद से सरहद को मजबूत करेगी। वो इसलिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि हमास सिनाई से, जो सिनाई रीजन डेजर्ट रीजन है मिस्र की तरफ, हमास उस सिनाई से गजा में हथियारों की तस्करी ना कर सके। तो कुल मिलाकर बहुत कुछ नेतन्याहू की मर्जी के बिना ही इजराइल में तय हो रहा है और यह उसके पॉलिटिकल खात्मे की मुनादी है। अगर आपको नहीं लगता तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। चलिए, आईडीएफ माफी मांग रही है और अब किससे मांग रही है उससे जुड़ी खबर भी देख लीजिए। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो हमला हुआ हमास का, उसके बाद इजरायली इंटेलिजेंस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। अरे तुम तो मोसाद, तुम शिन बेत, अरे तुम्हारे तो भोकाल के चर्चे भारत तक में होते थे, तुम अपने ही मुल्क को हिफाजत नहीं दे पाए हैं। इस मामले में अब जांच शुरू होने के बाद रिपोर्ट सामने आई है। अब आईडीएफ ने माना है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी 7 अक्टूबर को। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हम किबुत्ज बेरी इलाके के लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहे, हम माफी मांगते हैं। दोस्तों, किबुत्ज बेरी के लगभग 11 लोग अभी भी 7 अक्टूबर से हमास के कैदी हैं। हमास के हमले में किबुत्ज बेरी के 101 लोग मारे गए थे। साथ ही हमास ने कई इजरायली लोगों को, इजरायली बाशिंदों को होस्टेज बना लिया था। इस रिपोर्ट में उस इंसिडेंट का भी जिक्र किया गया है जिसमें एक टैंक को उस घर पर गोलीबारी करने का हुक्म दिया गया था जिसमें 13 लोगों को बंधक यानी होस्टेज बनाकर रखा गया। टैंक इजरायली था, वो 13 लोग इजरायली थे।
इन्होंने खुद हुक्म किया कि हमने उस पर गोले बरसाने की इजाजत दी, हुक्म दिया और हम माफी चाहते हैं। यह जरूरी था। बढ़ते आगे कि और सवाल है कि क्या फिलिस्तीनियों की पहचान खत्म करने की एक इंटरनेशनल साजिश चल रही है और इसको अंजाम दे रही है दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके आप सबके पास लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, अगर एप्पल के नहीं है, वही सिस्टम है। फोन भी चले थे। खैर, माइक्रोसॉफ्ट ने कथित तौर पर बैरून मुल्क रहने वाले, विदेशों में रहने वाले फिलिस्तीनियों के ईमेल अकाउंट्स को बंद कर दिया है और यह सिलसिला प्रोसेस अब भी जारी है। इससे क्या हो रहा है? इससे गाजा में चल रहे जेनोसाइड और जंग के बीच अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑनलाइन सर्विस अब इन फिलिस्तीनियों तक बंद हो चुकी है। उसकी पहुंच, उसकी एक्सेस बंद हो चुकी है। इनके ईमेल अकाउंट बंद तो फिर सब उड़नछू, स्काइप जो भी इन्होंने एक्सेस कर रखा होगा जिस भी सोशल मीडिया ऐप से, उस ईमेल के थ्रू। कुछ फिलिस्तीनियों ने कल बीबीसी को बताया कि उनके ईमेल अकाउंट्स बिना किसी नोटिस और बिना किसी वजाहत को पेश किए बंद कर दिए गए। और उन्होंने कहा कि इस बंदी ने उन्हें बैंक खातों, बैंक अकाउंट्स, नौकरी के ऑफर लेटर्स और गजा में अपने खानदानों, घर वालों के मेंबरान के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्काइप एप्लीकेशन के इस्तेमाल तक से माजूर कर दिया है। इस मामले में सऊदी अरब में रहने वाले फिलिस्तीनी याद हेमैटो ने कहा कि उन्होंने ऑनलाइन मेरी जान ले ली। उन्होंने मेरा ईमेल खाता सस्पेंड कर दिया जो मेरे पास लगभग 20 सालों से था। मेरा कितना बड़ा डाटा था। आज की जिंदगी में इंटरनेट पे एक ईमेल अकाउंट एक इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी शिनाख्त है। ये मेरे सभी कामों से जुड़ा हुआ था। हेमैटो ने यह भी कहा कि स्काइप से कट जाना उनके परिवार से, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका था। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने इल्जाम लगाया है कि इन यूजर्स ने उसकी सर्विस की शर्तों का उल्लंघन किया था, खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इन दावों को खारिज कर दिया। आपको भी पता है माइक्रोसॉफ्ट ने यह बयान क्यों दिया, आपको भी पता है माइक्रोसॉफ्ट ने यह सब क्यों किया। असल में इन सब लोगों तक गजा की आवाम इजराइल के एक एक जुल्म की रिपोर्ट और अनदेखी तस्वीरें भेज रही थी और ये उसे दुनिया भर में फैलाकर इजराइल और नेतन्याहू को नंगा कर रहे थे। बस यही इनका गुनाह था और इसकी सजा वो लोग दे रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सबसे ज्यादा रेड लाइट रोना मचाते हैं अपनी छातियां पीट पीट कर। आपने क्या नहीं देखा? ये कौन कौन अलमबरदार हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बाहर निकल आते हैं। चलिए बात रूस की करते हैं और रूस के जरिए भारत से जो अमेरिका नाराज हो रहा है उसकी करते हैं। भारतीय मीडिया में इस खबर को खूब तवज्जो दी जा रही है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मोरक्को दौरे और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गले मिलने पर अमेरिका बौखला गया। रूस की विजिट के दौरान मोदी और पुतिन की गलबहियां करने और हंसने हंसाने की तस्वीरें वायरल होने से अमेरिका क्यों परेशान था, इसका राज अमेरिका के अखबारों ने ही फाश किया है। आप द वॉशिंगटन पोस्ट की यह खबर देखिए जिसकी हेडलाइन कहती है, मोदी बियर हग्स पुतिन इन मॉस्को मार्किंग डीप टाइज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर के मुताबिक अमेरिका को भारत रूस की ये फ्रेंडली इक्वेशन नागवार गुजरी है। असल में उसे भारत से तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता कि रूस के साथ कोई भी मुल्क अपने रिश्तों को और ज्यादा वसी करे और ज्यादा बहाल करे। दरअसल वेस्ट रूस को अलग थलग देखना चाहता है, लेकिन भारत रूस की बढ़ती दोस्ती का नुकसान भी भारत को ही उठाना पड़ सकता है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अमेरिका समेत वेस्टर्न मुल्क भारत के कई इंटरनल और तिजारती मामलों पर टेढ़ी नजर कर दे, है ना। अमेरिकी मीडिया में जो खबरें शाया हुई हैं उनके मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नाटो समिट के दौरान पीएम मोदी की रूस विजिट से काफी नाराज हो गया, मुंह भी फुलाया और कहा यह ठीक नहीं हुआ, यह अच्छी बात नहीं, और चेतावनियां भी देने लगा, वार्निंग्स। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि मोदी पुतिन की मुलाकात से वॉशिंगटन में नाटो समिट पर गलत असर पड़ेगा, जैसे मोहल्ले में रहने वाले किसी गलत लड़के से गलत असर हमारे बच्चों पर पड़ जाता है, ऐसा कहते हैं, जबकि बच्चे कैसे किस माहौल में जाएंगे वो खुद तय करते हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो बहुत शानदार है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के उप सचिव कर्ट कैम्पबेल ने मोदी की रूस विजिट शुरू होने से पहले ही भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी विनय क्वात्रा को फोन करके इसे टालने को कहा था कि भैया मोदी जी को मत जाने दो। वहीं अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसेटी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा कि भारत को अमेरिका की दोस्ती को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, यानी अपनी दोस्ती की दुआई देते हुए धमकी दे रहे हैं।
यही नहीं दोस्तों, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, उन्होंने भी भारत को वार्निंग दे दी। कहा कि भैया लॉन्ग टर्म साझेदारी के लिए रूस पर इस तरह से दाव लगाना ठीक नहीं है, सोच लो। कुल मिलाकर अमेरिकी हुकूमत भारत से नाराज है और धमकियां दे रही है। और अब तो वक्त बताएगा कि रूस से दोस्ती बढ़ाकर हमने गलती की या समझदारी। लेकिन अमेरिका से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, अमेरिका अपने मतलब से दोस्ती करता है। एक बात तो तय है, अकेले रूस ने पूरे वेस्ट को हिलाकर रख दिया है। भले वो भारत से मिले, भले वो नेपाल से मिले, हमारा मुल्क तो बहुत मजबूत है, इकोनॉमी शानदार है, हमारी फौज भी बड़ी है, हमसे तो घबराना चाहिए। लेकिन इस सारा मसला रूस के चक्कर में है। चलिए बढ़ते आगे। इसी सिलसिले में खबर है, छोटी सी है। भारत नेहरू के जमाने से रूस का दोस्त रहा है और एक बार फिर यूएन में रूस का साथ देकर हमारे मुल्क ने अपनी दोस्ती भी निभाई है। यूएन की असेंबली में, यूएन असेंबली जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, उसमें कल उस मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जिसमें रूस को फंसाया जा सकता था, लेकिन भारत उससे दूर रहा। इस मसौदा प्रस्ताव में रूस से यूक्रेन के खिलाफ अग्रेशन को फौरन रोकने और जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रूसी फौजियों को फौरन वापस बुलाने की मांग की गई थी। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 193 मेंबर वाली यूएन असेंबली में 99 मुल्कों ने उस मसौदे प्रपोजल के साथ वोट दिए, यानी कि रूस के खिलाफ रहे, जबकि बेलारूस, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, रूस और सीरिया सहित 9 मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट किया। बस 9 ने, उधर 99। हालांकि भारत ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया। ऐसे में भारत सरकार वोट करके किसी की बुरी नहीं बनना चाहती। अब जल्दी जल्दी छोटी मोटी खबरें स्क्रीन से। यूएस और यूके के वॉर प्लेन्स ने, यानी कि उनके जंगी तैयारों ने यमन के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमले किए हैं। ये यमन के हाउतीज को कंट्रोल ना कर पाने की खींच बयान करते हैं। जाहिर सी बात है कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है रेड सी में, क्योंकि हाउथी लड़ाके जो हैं वो लगातार वहां पर हमला करके इनके जहाजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यूएस यूके के वॉर प्लेन्स ने अग्रेशन फिर से शुरू कर दिया है यमन में, और इन्होंने हुदैदा एयरपोर्ट को इस बार निशाना बनाया है। काफी नुकसान की खबर है। यह तस्वीर भी छापी गई जो हुदैदा एयरपोर्ट से उठते हुए धुएं की बताई जाती है। और 3 एयर स्ट्राइक्स किए हैं हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमन पर, और इन सब ने जो है ये तब हुई है एयर स्ट्राइक जब जुमे की नमाज के बाद वहां पर मिलेनियम मार्च निकलता है। लगभग लाखों लोग सड़क पर निकलकर गजा के साथ खड़े होने, फलस्तीनियों के हक जो हैं, उनके हुकूक जो हैं, उनकी तरफदारी करते हुए वहां पर जुलूस निकालते हैं जुमे को। तो वो मार्च से पहले ये 3 एयर स्ट्राइक करके क्या यमन को बड़ी वार्निंग दी गई है। और इसके बाद यमन के हाउती लड़ाके क्या करेंगे मैं बताता हूं। मैं कह सकता हूं वो अब बड़ा हमला करेंगे। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं यही देखता आया हूं, नोट करता आया हूं। अच्छा, यमन ने सऊदी अरब से, प्रेस टीवी की खबर है, वो पहले आल मयादीन की थी, प्रेस टीवी ईरान की खबर है कि यमन ने सऊदी अरब से, आज 12 जुलाई की खबर है कि सऊदी अरब से कहा है कि आप लोग होस्टाइल एक्शंस रोकिए और यूएस को फॉलो मत कीजिए। ये यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हाउथीज मूवमेंट, हाउथी लड़ाकों के बड़े नेता हैं, और यमनी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने यह बयान दिया है, उसके सीनियर मेंबर ने, मोहम्मद अली अल हूती हैं। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब ये समझ ले कि अगर वो अमेरिका से इश्क लड़ाते हुए इस तरीके के हमले करेगा तो उसका नुकसान बड़ा होगा। जल्दी जल्दी हमास ने कहा है, अल मयादीन की खबर है, हमास ने कहा है कि हमने बहुत ज्यादा लचीलापन दिखाया बातचीत में, लेकिन नेतन्याहू जो है वो सीज फायर की डील को उसमें अड़ंगे डाल रहा है। अच्छा, अल जजीरा की खबर है कि इजराइल लगातार भुखमरी को हथियार बना रहा है, और उसमें एक मां का ये बयान है, आई एम फाइटिंग टू फीड माई बेबी इन गजा, और मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी जद्दोजहद कर रही हूं, पहाड़ तोड़ रही हूं, क्योंकि इस मां के पास पेट में खाना नहीं है। पेट में खाना नहीं होगा तो छाती में दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो बच्चे। नई नस्ल की नस्ल कुशी है ये है सब कुछ। और हिजबुल्लाह के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है। ये 4 फोटो कुछ न्यूज नेटवर्क ने शेयर किए हैं कि कैसे इजरायली फोर्सेस ने साउथ लेबनान में बड़े हमलों को अंजाम दिया है। उम्मीद ये करते हैं दुनिया भर की खबरों के इस एपिसोड में आप सबको काम की खबरें मिल गई होंगी, कुछ कमी रह गई होगी तो माजरत चाहूंगा। आप लोग बड़े प्यारे व्यूअर्स हैं। QR कोड ये रहा हमें सपोर्ट करने के लिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।